मैं इसके पहले आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दिया था, लॉ की भी दिया था, पर आज लॉ की थोड़ी इन डिटेल जानेंगे क्योंकि उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, कंटेंट का आपको अंदाजा नहीं था, पर अभी पूरा कंटेंट आपको पता है कि कैसे मूव हो रहा है। जो मैं लिखता हूं वो कंसिस्टेंटली अपने रजिस्टर में हो सके तो फ्रंट पेज पे कहीं ऐसे जगह लिख के रखिए कि आपको ढूंढना ना पड़े, क्योंकि तुम ढूंढोगे तो तुम क्वेरी रेज करोगे, परेशान हो क्या आओगे मेरे पास आओगे, कोई रिप्लाई इस चीज के ऊपर तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आई स्ट्रिक्टली सेइंग जो है वो अभी अच्छे से लिख लो। और बाद में बोलते हैं सर प्रिपरेशन कैसे करना, मैं जो प्रिपरेशन बोल रहा हूं बच्चों का मतलब मेरे को समझ नहीं आता, ये एक्चुअल विम्सिकलनेस है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बोलने के बाद अगर तुम कंसिस्टेंटली वही पूछते हो तो प्रिपरेशन कम, ठीक है, स्ट्रेटेजी ज्यादा पूछते रहते। ठीक है, सुनना, ये स्ट्रेटेजी के अंदर बाद में मेरे को ये मत बोलना सर 1 मंथ स्ट्रेटेजी दो, 2 मंथ स्ट्रेटेजी दो, 3 मंथ स्ट्रेटेजी दो। अगर तुमको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ रही है मतलब इसके पहले तुमने कुछ पढ़ा नहीं, और इसके पहले तो कुछ पढ़ा नहीं है तो वो स्ट्रेटेजी काम भी नहीं करने वाली है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पे ध्यान देना। पॉइंट नंबर लिखो ऊपर, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर लॉ। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर लॉ। आर यू गाइस रेडी? बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहली बात, और बिना रिलैक्स हुए, बिना फालतूगिरी, स्ट्रेट बैठे चुपचाप शांति से, इधर उधर मेरे को सच में कुछ भी नहीं चलेगा। मैं सीधा आपको उठाऊंगा, बाहर भेज दूंगा, फिर भी एंटरटेन नहीं करूंगा। ठीक है, समझ जाओ ये सबसे क्रूशियल मोमेंट है तुम्हारा। जितना मेहनत अभी तक किया है, अगर उसका चीज करना है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, फालतू चीजों छोड़ के। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान दो, बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है, कोई लिथार्जी नहीं चाहिए, मेरे को अच्छे से सुनना ही है। जीडीपीडी लाइव स्ट्रीम जो भी हो, आप बेड पे पड़े हो, सोफे पे पड़े हो, चुपचाप उठ के बैठ जाओ। ठीक है, वरना नहीं समझ में आएगा, बाद में आपको तकलीफ है, क्योंकि इंटरटेन तो मैं करने वाला। मैक्सिमम मेरे को इसी के ऊपर क्वेरी आती है, मैं बता रहा हूं। मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हर बैच में देने के बाद में वही रोना शुरू रहता है कि सर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लास्ट 1 मंथ, लास्ट 1 डे, लास्ट 1 वीक, कुछ नहीं, दिस इज द लास्ट, इसके हिसाब से ही जाना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पहले समझ लो, बाद में लिखने के लिए समय दूंगा। ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन का एक सिंपल समरी है, जिसको मैं समरी रूल बोलता हूं या जिसको मैं गोल्डन रूल भी बोलता हूं। दिमाग में कोई भी कमेंट आ रहे हो, करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चुपचाप सुनते रहना है। सबसे समरी रूल या गोल्डन रूल मैं इसको बोलता हूं, वो ये है, 95 लेक्चर्स, 16 चैप्टर्स, 600+ क्वेश्चंस, इन सब चीजों को समराइज करके कुछ ऐसा क्रिएट करना है दैट यू कैन रिवाइज इट in 24 hours. 95 lectures, 16 chapters and 600+ questions को कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि तुम 24 घंटे में रिवाइज कर पाओ। ये तुम्हारे प्रिपरेशन का स्टार्ट है और ये तुम्हारे प्रिपरेशन का एंड है। तुमको इतने सारे कंटेंट को उठा के 24 घंटे में समराइज करने पे लेके जाना है। जिसने ये चीज सक्सेसफुली कर ली उसका रिजल्ट कंफर्म पास है। जो इसमें जंबल हो गया वो डाइसी है, और जिसने ये किया ही नहीं वो फेल है। सिंपल सी बात है। जब मैं कहता हूं 24 आवर्स,
बच्चे समझते हैं सर वन डे रिवीजन आप दोगे या वाव रिवीजन आप दोगे, उसकी आप बात कर रहे हो क्या? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. It's not about one day revision, it's not about wow revision, it's about your own discretionary, voluntarily created list of questions and sections which you will revise in last 24 hours. So it's not a one day revision, it's not a wow revision. उसको छूना भी नहीं है. वन डे और wow revision को हम डालते हैं बाहर के लोगों के लिए, और तुम्हारे लिए सिर्फ तब इसको रेफर करना है जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, जब तुम्हें चीजें याद नहीं आ रही है, या तुम्हें फ्लो में वापस आना है अगर तुम बाहर निकल गए हो तो. ठीक है? सो पूरे के पूरे प्रिपरेशन, एंड दिस सेंटेंस, दिस रूल इज नॉट जस्ट फॉर लॉ. खाना पीना उधर सब बंद चाहिए, मेरे को बिल्कुल बंद चाहिए. दिस रूल, कौन से लेवल की चीज देख रहे उसका सीरियसनेस समझो. This rule is not only for law, this rule is applicable to any subject. जब आप सब्जेक्ट पर उधर ही पीछे बैठ जाओ, जिधर बैठे हो उधर, नहीं तो बाहर निकल जाओ सीधा. This rule will be applicable to any subject. जो भी आप करना चाहते हो, सिंपल टेक्निक वही है. जो सब्जेक्ट को अगले 6 महीने में, 5 महीने में इस कदर पढ़ेगा कि उसको 24 घंटे में स्ट्रेट रिवाइज कर सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी और इवन अ कंफ्यूजन इन हिज माइंड, वो कंफर्म पास है. कंफर्म पास है. ये गोल्डन रूल है. अगर आप ये बोलो सर पास रिजल्ट को आप कौन से फॉर्मेट में या कौन से लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो ये वो लैंग्वेज है जिसमें मैं पास रिजल्ट को लिख सकता हूं. बात खत्म. पर ये अचीव करने के लिए देयर आर स्टेप्स. सो सेकंड, ये अचीव करने के लिए कैसे? फॉर अबव लिखने के लिए समय दूंगा, जस्ट वेट. फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? सिर्फ सुनते रहिए बहुत प्यार से. सबसे पहले यह बात तो तय है कि मैं लास्ट 24 आवर में सब कुछ तो नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि अगर मुझे रिवाइज करना है तो मैं लास्ट 24 आवर में तो सब कुछ तो नहीं पढ़ूंगा अगर मुझे इफेक्टिव रिवीजन चाहिए. सो प्राइमरी थिंग व्हाट यू रिक्वायर इज, तुम्हारे पूरे प्रोसेस में एक चीज जो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए. स्टेप 1, फिल्टरिंग. फिल्टर आउट. कि मैक्सिमम चीजों को पढ़ पढ़ के फिल्टर आउट करना है. सर पढ़ पढ़ के मैक्सिमम चीजों को कैसे फिल्टर आउट करेंगे? फिल्टर आउट करेंगे तो कैसे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टेक्निक है. स्टेप नंबर 2 से मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान देना. सिर्फ फोकस करते रहो. लिखने के लिए समय दूंगा, और नहीं भी लिखना हुआ तो फोटो खींच के पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसलिए लिखने के टेंशन में जाओ मत. तुम समझने में जाओ. तो स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि सबसे पहले जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे आफ्टर द क्लास, विच माइट भी बहुत सारे बच्चों का अगले 5-6 दिन में ही होगी. ठीक है? अब सॉल्व तो तुमने बहुत कुछ कर लिया है, तो जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो तुमको उसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. ठीक है? सो फर्स्ट रिवीजन, मिनी स्टेप 1. ठीक है? छोटे छोटे स्टेप, एक एक स्टेप लेने का, टारगेट पे पहुंचने का. मिनी स्टेप 1, रिवीजन जब हाथ में लोगे आप, सबसे पहले टारगेट अ टफ टॉपिक. अभी समय है टफ टॉपिक को छू लो. ठीक है? जो जिसके ऊपर तुमको भरोसा नहीं है उसको पहले उठाओ. अगर तुमको 60 एंड 70 के अबाउ स्कोर करना है, बिकॉज विदाउट ऑप्टिंग फॉर ऑल टॉपिक्स तुम 60-70 के अबाउ जा ही नहीं सकते. और मेरे को यहां तक लगता है तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम्हारा टारगेट तो भी 60-70 के अबाउ है. सो सबसे पहले टारगेट अ टफ टॉपिक. ठीक है? आफ्टर टारगेटिंग टफ टॉपिक, टारगेट मीडियोकर टॉपिक. आफ्टर टारगेटिंग मीडियोकर टॉपिक्स, टारगेट इजी टॉपिक्स जो तुमको पूरे नियरली याद ही है. ठीक है? इसके लिए चैप्टर वाइज लिस्ट बनाओ, कौन कौन से टफ है खुद मार्क करो. अब कुछ लोगों को कुछ टफ जा सकते होंगे, कुछ लोगों को कुछ टफ जाते होंगे. ठीक है? इसके अंदर फिर मिनी स्टेप 2, जब भी आप कैटेगराइजेशन कर लो, जो भी टॉपिक आप उठा रहे हो, टेक अ टॉपिक, उसके अंदर
पॉइंट नंबर ए, रीड अ कंसेप्ट. पॉइंट नंबर बी, रीड द क्वेश्चन. ठीक है, कंसेप्ट रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, राइट द आंसर इन की वर्ड्स इन रफ. सर व्हाट इज राइट द आंसर इन कीवर्ड्स इन रफ? राइटिंग प्रैक्टिस तुमने बहुत की है, तो समझो तुमने टफ टॉपिक उठाया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. उसमें तुमने पहला कंसेप्ट पढ़ा लिटरल कंस्ट्रक्शन. फिर तुमने क्वेश्चन पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल कंस्ट्रक्शन, टेल द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. तो तुमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, लिटरल कंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ लिया तुमने कंसेप्ट पॉइंट वाइज. फिर तुमने जैसे ही क्या पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे साइड में ऐसे रफ में फटाफट शुरू हो जाने का. पॉइंट नंबर 1 लिटरल कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी रूल. पॉइंट नंबर 2 ऐसे ही लिखना है, प्राइमरी एक एक वर्ड लिखना. सर प्राइमरी रूल है, जो कीवर्ड आपको लगता है. पॉइंट नंबर 2 में लिखना कि इन दिस रूल ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है, वर्ड टू वर्ड कंस्ट्रक्शन है, अननोइंगली हर रीडर ऑफ लॉ ये करता है, इसका कोई केस है क्या, फिर उसका लैटिन मैक्सिमा है क्या. सभी पॉइंट की पॉइंट्स में लिखने का. ठीक है, की कीवर्ड्स, ओनली कीवर्ड्स, दैट्स ऑल. ठीक है, ये कीवर्ड्स रफ में लिखने के बाद में पॉइंट नंबर एफ, टैली विथ वाव बुक और AWP. वाव बुक और AWP के साथ में इसको टैली करो. मार्क द स्टार पॉइंट्स, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा, स्टार बाद में यूज करेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मार्क द डिफिकल्ट पॉइंट्स, मार्क द पॉइंट्स विच यू फॉरगॉट, एंड मार्क द पॉइंट्स विच यू वांट टू रिवाइज. वो पॉइंट्स वाव बुक में और आपके आंसर राइटिंग बुक के अंदर मार्क कर लो. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, सुनो. ये होने के बाद में ये मार्किंग हो गया आपका, सिचुएशन खत्म. ऐसे सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्व ऑल क्वेश्चन. अब मैक्सिमम तो रिपीट ही होंगे, 600 क्वेश्चन है तो, और हमने जितने सॉल्व किए ना 300 सवा 300 भी अपन पहुंच रहे हैं. आपको मैक्सिमम रिपीट ही दिखने वाले हैं. आप क्वेश्चनर खोल के देखोगे, 600 बोलने के लिए है, उसमें से एक्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नियरली 350 से 400 ही होंगे जितने हमारे हो चुके हैं. सो तुमने सिर्फ की पॉइंट्स लिखा, सॉल्व ऑल, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. ये आपने सब क्वेश्चन उस कंसेप्ट के सॉल्व किए. फिर क्या करना है, यहां इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है. आई, पॉइंट नंबर आई, या फिर मैं इसको कहना चाहूंगा माइक्रो स्टेप नंबर 3. कंसिडरिंग व्हाट यू डिड, कंसिडरिंग योर चेकिंग, मतलब आपने जो चेक किया उसके हिसाब से स्टार मार्क द कंसेप्ट ऑन स्केल ऑफ 1 to 5. कंसेप्ट आपको कैसा लगा? जैसे लिटरल कंस्ट्रक्शन में मैंने 10 पॉइंट 11 पॉइंट लिखवा के दिए. आपने 11 पॉइंट में से लिटरल कंस्ट्रक्शन में 10 के 10 रिसाइट कर लिए, 10 के 10 आपको जैसे के वैसे आए. तो आपके लिए कंसेप्ट इजी हुआ. तो आपने इसको कितना स्टार देना है? 2 या 3 स्टार. एक हाथ पॉइंट मिस हुआ इसलिए 2 या 3 स्टार, कि भाई थोड़ा तो टफ है. समझ में आ रहा है? किसी ने 11 के 11 रिवाइज कर लिए, 1 और 2 स्टार. किसी ने 11 में से सिर्फ 6 ही बोल पाया, 3-4 स्टार. किसी में 11 में से 3 ही आ रहे हैं, 5 स्टार. तो तुम्हारी डिफिकल्टी के हिसाब से इसको मार्क करो. मतलब आपने पहले अंदर के पॉइंट्स तो मार्क किए ही किए जो आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं. अब अंदर अगर पूरा रंग बिरंगे कार्यक्रम ही हुआ है, सब मार्क हो गया कि जीवन कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो पूरे कंसेप्ट को मार्क कर लो 4-5 स्टार. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो, एवरीबॉडी यस और नो. सो उसको मार्क करो 1 to 5 स्टार. साथ में मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 to 5 स्टार. मतलब हर क्वेश्चन को आप 1 to 5 स्टार के कैटेगरी में डिवाइड कर लो, जो भी आप लिटरल कंस्ट्रक्शन के सॉल्व कर रहे हो. सभी क्वेश्चन आपने 1 to 5 स्टार मार्क कर लिए लिटरल कंस्ट्रक्शन के. आपने लिटरल कंस्ट्रक्शन का ओरिजिनल कंसेप्ट का स्टार मार्किंग कर दिया, हो गया ना? फिर सेम प्रोसेस रिपीट करो दूसरे कंसेप्ट के लिए. रिपीट सेम प्रोसेस फॉर अदर concept and repeat
एंड चैप्टर्स, दूसरे चैप्टर्स में सेम प्रोसेस रिपीट करो। सिंपली स्टार मार्क करते जाना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार मार्क करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करना, सबसे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स मार्क करना जो भूल रहे हो, डिफिकल्ट हो या आपको याद नहीं आ रहे। ये दो स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर ये दो स्टेप पे तभी पहुंचा जा सकता है जब कीवर्ड्स तुम लिख रहे हो, और कीवर्ड्स रफ में लिखने, तुमको थोड़ी फॉर्मेटेड आंसर लगना है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। इसके बाद में माइक्रो स्टेप नंबर 5, माइक्रो स्टेप नंबर 5, सॉल्व ऑल डिफिकल्ट 4 स्टार to 5 स्टार क्वेश्चंस इन प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट। जितने आपने 4 to 5 स्टार, टॉपिक पूरा खत्म हो गया, तो जितने आपने 4 to 5 स्टार क्वेश्चन मार्क किए हैं उसको प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट में एक बार वापस से सॉल्व करके देखो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार यस और नो। प्रॉपर एग्जाम जैसे अपन आप क्लास में आंसर राइटिंग करते हैं, टेस्ट में लिखते हैं, वैसे उसको वापस से पूरा सॉल्व करके देखो। ये पूरा का पूरे माइक्रो स्टेप आपके खत्म हो गए। फिर उसके बाद में आता है स्टेप नंबर 3, सेकेंड रिवीजन। स्टेप नंबर 3, सेकेंड रिवीजन। सर क्या करें फिर हम सेकेंड रिवीजन में? पॉइंट नंबर, माइक्रो स्टेप नंबर 1, रीड ओनली स्टार मार्क। माइक्रो स्टेप 2, सॉल्व ओनली स्टार मार्क। माइक्रो स्टेप नंबर 3, पॉलिश कंसेप्ट विथ वाव बुक, AWP, ऑडियो रिवीजन। और अगर तुमने ईमानदारी से ये किया तो आपका स्टेप 3 ही 24 आवर्स वाला रिवीजन बन जाएगा। दैट्स ऑल। पास होने का तरीका बहुत सिंपल है। आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम कोई तो भी खतरनाक स्ट्रेटेजी एक्सपेक्ट करते हो टीचर से कि इसके पास ना ब्रह्मास्त्र है पर ये दे नहीं रहा, कि इसके पास है पर ये नहीं देगा हमको। ऐसा तुमको लगता है कि टीचर ना मेरे को ऐसा कोई तो स्ट्रेटेजी कंफर्म दे सकता है जो मेरे को पास करेगा। यही वो स्ट्रेटेजी है जो मेरे पास है, क्योंकि आप फाउंडेशन नहीं, आप इंटर पे हो। एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे, काम आपको करना पड़ेगा, जो काम करेगा उसका रिजल्ट मिलेगा। इंटर पे खास बात ये होती है कि जितना एफर्ट डालते हो उतने मार्क आते हैं। लक फैक्टर एज गुड एज निग्लिजिबल वर्क करता है। और ये छोड़ के और करोगे क्या तुम? मतलब बताओ बचा क्या? मैंने पूरा सिलेबस लिया, एक कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, जो मेरे को याद नहीं वो मार्क किया, जो मेरे को अच्छा लग रहा है उसे स्टार मार्क किया। मैं नेक्स्ट रिवीजन में गया, मैंने सिर्फ स्टार मार्क पॉलिश किया, जो मार्क किए पॉइंट्स उसको मैंने वापस पढ़ लिया और ट्राई किया ये वापस याद हो जाए। उसके नेक्स्ट रिवीजन में ऑटोमेटिकली आपके 4 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन कम 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 होते जाएंगे। स्टेप नंबर 3, कंसिस्टेंटली, जिसको ये चाहिए ना, नहीं सर सेकंड रिवीजन भी हो गया, व्हाट अबाउट थर्ड रिवीजन? स्टेप नंबर 4, व्हाट अबाउट थर्ड रिवीजन सर? रिपीट स्टेप 3। Sir, what about fourth revision? Repeat step 4. What is step 4? Repeat step 3. It's simple. It's nothing else. सर मैं फिर सर वो कुछ नहीं, यही प्रोसेस है सर। पर वो कुछ तो भी ऐसा खास दो ना, ऐसा झलझलाता हुआ कि जिसको देख के ऐसा लगे कि मैं तुम। एक बात बोल दूं आज और आखिरी तक यही बोलूंगा, मेरे पास झलझलाता हुआ कुछ नहीं है। मेरा पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है झलझलाती हुई। अगर मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी होती तो मेरा बस चलता तो क्लास के 2000 एडमिशन को मैं लॉ के अंदर 70 के ऊपर लेके जाके खुद ही रख देता था। मैं नहीं चाहता था कि अभी तक के मेरे एफर्ट से तुमको क्या लगता है
कि मैं तुमको नहीं रखता था 70 के ऊपर खुद ले जाके? ऑफ कोर्स रखता था, पर है नहीं ना मेरे पास, पैदा करूं क्या? कौन? मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता, बच्चा मानने को ही रेडी नहीं रहता है, उसको हमेशा सर के पास कुछ तो है पर दे नहीं रहे। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट है, मेरे पास इसके सिवा सच में कुछ नहीं है, मम्मी कसम। अभी तक मैं तुम्हारी खाता था, आज मैंने मम्मी की खाई है, तो तुम समझ जाओ मेरे पास सच में कुछ नहीं है। हो गया, अभी क्या क्या दूं तुमको मैं? और मतलब अभी मैं बताऊं, सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का आपको जितना नॉलेज है ना, उससे हार्डली 10-15% मुझे ज्यादा होगा। मैंने जितना आपको बांट सकता था मैंने दे दिया है। सीए इंटर लॉ में जितना मेरे को पब्लिकेशन का नॉलेज है, नोट्स का नॉलेज है ना, उससे हार्डली 5 या 10% पब्लिकेशन या नोट्स का नॉलेज आपको होगा। खत्म हो गया, कुछ बचा ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास कि मैंने खुद के पास रखा है कि इन खजाना है उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है भाई। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। काश होती, मैं खुद भी ये चाहता काश होती, पर मेरे पास नहीं है। यही स्ट्रेटेजी है सर। पर एक काम हो तो इतना तो बोल सकते ना, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इतना तो तुम बोल ही सकते हो सर हमको। मुझे एक बात बता, इसके लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का लिटरल कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको याद नहीं आती, इसकी रटने की ताकत खराब है। इसकी रटने की ताकत बहुत तगड़ी है, इसको सब रटना है और सब उसको इंटरप्रिटेशन टंग पे है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? तुम्हारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है जहां तुम लैक करते हो। हर एक का प्रिपरेशन लेवल अलग होता है भाई। किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है ना, वो कंपनीज एक्ट में एकदम स्मूथली निकल जाएगा, वो अदर लॉ में आके कन्फर्म अटकेगा। फेमा में भी नहीं अटका, क्योंकि फेमा बहुत प्रैक्टिकल है, वो वहां अटकेगा जहां सिर्फ थ्योरी है। जिसका थ्योरी बहुत स्ट्रांग है ना, मतलब उसका रटने का पावर बहुत स्ट्रांग है, और जिसका रटने का पावर बहुत स्ट्रांग है ना, वो कंपनीज एक्ट में इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, पर वो भी नहीं होगा क्योंकि उसने बहुत लिखा है। एक्चुअली बताओ तो जिसका थ्योरी या रटने का पावर अच्छा है, उसके लिए क्लास बहुत एडवांटेजेस साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसने रटने की कोशिश तो की, साथ में प्रैक्टिकल एनालिसिस भी उसके बहुत तगड़े हो गए। जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है उसको सिर्फ थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, कि उसको जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है और जिसको रटना नहीं होता उसको रटने का आदत डालना पड़ेगा। मार्क्स चाहे जैसे आए, मार के आए, रट के आए, जैसे आए मार्क्स चाहिए, बात खत्म। अब उसके लिए क्या करना है वो करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो तुम जिसमें लैक कर रहे हो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पर सर इंपॉर्टेंट सेक्शन, तुम मुझे ये मत बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, तुम मुझे ये पूछो सर एक्सपेक्टेड कोई क्वेश्चन एंड सेक्शंस आपको लगते हैं क्या? डोंट कॉल देम इंपॉर्टेंट, कॉल देम एक्सपेक्टेड। कि सर आपको लगता है कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या सेक्शन रहेंगे जो आ सकते हैं? ये पूछने का हक आपका सिर्फ तब है जब आपने पूरा सिलेबस खत्म किया है। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए तो एक्सपेक्टेड मुझसे पूछने आना, और तुमको पूछने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम के 1.5 महीने पहले अमेंडमेंट के साथ में ये चीज मैं खुद ही कर देता हूं। चाहिए तो यूट्यूब के ऊपर जाके लास्ट एग्जाम का देख लो, मैंने दिया था। और मैं फ्रैंकली बोलता हूं, जितने मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए थे उसमें से 30 से 40 मार्क के आते हैं, 20 से 30 मार्क। क्योंकि मैं बताऊं, मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम जितने लोग जिस क्वेश्चन में जाके मिट्टी खाते हो ना, वही एक्सपेक्टेड है। मेरे को मालूम है तुम कहां। वो क्वेश्चनर में मैं अभी भी बोलूं, मैं अभी भी तुमको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट देता हूं और मैं कंफर्म बोलता हूं उसमें से 20 से 30 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अरे क्योंकि स्ट्रेटेजी ही इंस्टीट्यूट का वो है ना भाई, जहां तुम मिट्टी खाते हो वो इंस्टीट्यूट को पसंद है। अब जब स्ट्रेटेजी ही ये है कि जहां तुम मिट्टी खाते हो वही पूछना है, तो मेरे लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकालना कितना डिफिकल्ट होगा रे। और दूसरी बात, मेरे लिए क्या, तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये निकालना। सिंपल सी बात है ना, जहां तुम मिट्टी खा रहे हो वही तो तुम्हारा स्टार मार्क है और वही मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अल्टीमेटली मैं आपको एक बात बताऊं, तुम अगर 100% प्रिपरेशन सही करो ना, तुम अगर सही में 100% इसको फॉलो करके प्रिपरेशन सही करो ना, आप एंड में एक ही चीज ऑब्जर्व करोगे, मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और तुम्हारे स्टार मार्क दोनों मैच कर रहे हैं 80-90%, क्योंकि दोनों रास्ते उधर ही जा रहे हैं। क्योंकि तुम जिसमें मिट्टी खा रहे हो तुम उसको स्टार मार्क कर रहे हो, और मेरे को लगता है तुम जहां मिट्टी खा रहे हो उसको मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके दे रहा हूं, बस दैट्स ऑल। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूं इससे भी ज्यादा, जिसने 100% प्रिपरेशन बहुत ताकत से किया ना, एंड में उसको समझ में आ भी जाएगा और उसको कुछ ग्लिम्सेस भी आना शुरू हो जाएगा कि पेपर पैटर्न में कुछ ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं।
व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड 100%, तो तुमको एक सिक्स सेंस अपने आप जागरूक हो जाएगा कि नहीं भाई ये ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन लगता है मेरे को आएगा। इसके एडिशन में दो और टिप्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर तुम पूरे ट्रैक में पढ़ते वक्त ऑफ ट्रैक हो जाओ, क्या हो जाओ? ऑफ द ट्रैक, मतलब आपकी लग गई किसी सिनेरियो की वजह से, कोई भी इमरजेंसी वगैरह कभी भी आ सकती है, जैसे मेरी खुद किसी इंटर में लगी थी, दादी गुजर गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया। सो कभी अगर तुम ऑफ ट्रैक हो जाओ तो तुम्हारे ऑफ ट्रैक होने के लिए मैंने बैकअप प्लान रेडी करके रखा है। तुम्हारे ऑफ ट्रैक होने का अब ऑफ ट्रैक कौन से लेवल पे हुए हो? यू आर ऑफ ट्रैक ऑन बिग लेवल, यू आर ऑफ ट्रैक ऑन स्मॉल लेवल और मीडियम लेवल। बिग लेवल पे ऑफ ट्रैक मतलब कि भाई साहब मेरी लग गई है, मेरे साथ ये किस्सा हो गया कि मेरी लग गई, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, जैसे मेरे को मेरी दादी गुजरने का 1-1.5 महीने तक हुआ था। इफ यू आर ऑफ ट्रैक ऑन बिग लेवल, मेरे फास्ट ट्रैक सीए इंटर लॉ के लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। तुम्हारे एग्जाम के लिए ये 5 जनवरी से रिकॉर्ड होना शुरू होंगे, 31 जनवरी को खत्म होंगे, जो यूट्यूब पे ऊपर अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे, और ये तुम्हारे दिए हुए मॉड्यूल से ही पढ़ाए जाएंगे, जिसके लिए तुमको एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तुम्हें जो मॉड्यूल दिए उसमें से होंगे, तुम्हें जो आंसर राइटिंग पॉइंट है, तुम उस लिटरली उन लेक्चर में ये देखोगे कि मैंने जो आंसर राइटिंग पॉइंट अभी लिखे हैं, जो मैंने पीडीएफ अभी सेव किए, ये सेम वन नोट फाइल्स मैं फास्ट ट्रैक वालों को जैसे के वैसे पढ़ाता हूँ। मैं यहाँ पूरा रॉ मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ तुम्हारे साथ में, फास्ट ट्रैक वालों को सेम रॉ मटेरियल, वहाँ लिखने विखने के सब समय को बचाता हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता हूँ। क्वेश्चन आंसर राइटिंग फास्ट ट्रैक में नहीं होता, सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कशन हो सकता है, और उसके अंदर मैं ये सेम आंसर राइटिंग पॉइंट्स के साथ में चार्ट समझा के, उसमें एक ही चीज़ होती है, चार्ट समझाना, कंसेप्ट समझाना, आंसर राइटिंग पॉइंट समझाना, चार्ट समझाना, कंसेप्ट समझाना, और उसमें होमवर्क एक चीज़ मिलती है फास्ट ट्रैक में, घर पे जाके जो आंसर राइटिंग पॉइंट मैंने आपको दिए हैं उसके फोटो खींचो और घर पे जाके उन आंसर राइटिंग पॉइंट को याद करके लिखो। दैट इज द ओनली होमवर्क दे हैव। सो अगर तुम बिग टाइम ऑफ द ट्रैक हो चुके हो, सो याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चों का तकलीफ क्या होता है पता है? बच्चे क्या सोचते हैं, मेरे साथ में ये घटना घट गई इसीलिए शायद मैं पास नहीं होऊंगा। एक चीज तुम जीवन में याद रखना, तुम्हारे साथ घटना घट गई इसलिए सिर्फ तुम सिंपैथी डिजर्व करते हो, सक्सेस नहीं। कृपया खुद के सक्सेस और कृपया खुद के सिचुएशंस के एडवांटेजेस लेना बंद कीजिए। फाइटर हो तो फाइटर जैसे चलिएगा, कितना भी बुरा सिचुएशन हो, कितना भी बुरा। मैंने उन लोगों को भी देखा हुआ है, नहीं बोलना चाहिए, पर जिनके माँ बाप गुजरे हैं एग्जाम के 10 दिन पहले, फिर भी जाके दम से एग्जाम दिया है और पास होके बाहर आए हैं। इससे बुरा अगर कोई रीजन है तो फिर समझ सकते हैं, पर यहां तक के भी मैंने बच्चों को एग्जाम देके पास होते हुए देखा है। मेरा खुद नोट्स का जो पार्टनर शरद मैंने बोला था, उसके डैड गुजरे, भाई गया 1 महीने बाद एग्जाम को, निकाल के लाया ग्रुप 1। इस लेवल का करेज होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसा बिल्कुल ना हो, पर ऐसा सिचुएशन कभी फेस भी कोई करता है ना, तो उसने भी ये सोचना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स का मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन होगा, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई है अब कि तुम उस चीज को कंप्लीट करो। सो सिचुएशंस के एडवांटेजेस में बिल्कुल मत फंसना। हालांकि ये सिचुएशन तुम फेस ही ना करो, बिल्कुल, मैं मेरे बुरे ड्रीम में भी नहीं सोच सकता कि तुम ऐसा कुछ फेस करो, तुम तो मैं चाहता हूं बिल्कुल फेस ना करो, पर अगर कभी फेस करो तो तुम सिर्फ सिंपैथी डिजर्व करते हो, सक्सेस नहीं। सक्सेस सिर्फ मेहनत करने वाला ही डिजर्व करता है। तो इस वजह से कभी तुम एकदम बिग ऑफ ट्रैक हो गए तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं, 1.5x की स्पीड पे देखना शुरू करना। मैं खुद बोल रहा हूं 1.5x की स्पीड पे देखना शुरू करना। नहीं पढ़ाई हो रही, फास्ट ट्रैक लेक्चर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हारे नोट्स में से लिए है, नोट्स खोल के बैठो, लेक्चर लगाओ यूट्यूब का, डेली बेसिस पे बैठ के देखो, तुम ऑटोमेटिकली 25वें लेक्चर पे इन द ट्रैक आ जाओगे। ऑटोमेटिकली सिर्फ बैठे रहो, दैट्स ऑल, दैट द ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। तुमसे बाकी उस सिचुएशन में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तू सिर्फ बैठ और लेक्चर देख, दिन के 2 देख 3 देख, पर देख, तू ट्रैक पे आ। ट्रैक पे आने के बाद में लड़ाई की जा सकती है, पर पहले ट्रैक पे आ, पहले रणांगण में आ, पहले युद्ध भूमि में आ। युद्ध भूमि में आने के बाद में खेलना सीखा जा सकता है, लड़ाई करना सीखा जा सकता है। एक बार तू ट्रैक पे आया, वापस स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 शुरू, फिर पीछे नहीं हटने का। और तब अगर तू सच में बिग ऑफ ट्रैक होने के बाद भी अगर तू जिंदगी में वापस आ रहा है, तो तेरा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इतना
फास्ट पास हो जाएगा, तो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तूने बहुत बड़ा बर्डन ऑलरेडी शेड किया है. नाउ दिस इज जस्ट बॉल गेम, दैट्स ऑल. अगर तुम स्मॉल या मिड ऑफ ट्रैक हुए हो, साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है, ब्रेकअप हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं, पॉसिबल है. मैं आई एम कंसिडरिंग ऑल प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच यू कैन गो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव सीन. मैं हर चीज को कवर कर रहा हूं. तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, दोस्तों से झगड़ा हुआ है, पढ़ने का मूड नहीं है. एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, सर पढ़ने का मूड नहीं है. मैं लिखना चाहूंगा, सर पढ़ने का मूड नहीं है. ठीक है, तो एक बात आपने याद रख, एक प्रिंसिपल आपने याद रखना, पढ़ने का मूड नहीं है. जब आपको लगे उस वक्त सिर्फ यह सोचना कि मैं भले नहीं पढ़ रहा हूं, तो मेरी जगह लेने के लिए कोई और जरूर पढ़ रहा है. सीट्स कंफर्म 10 से 15 हजार है. इंस्टीट्यूट ने नंबर डिसाइड करके रखा है कि आने वाले सीए इंटर के एग्जाम में कितने बच्चों को पास करना है. सो अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जगह लेने के लिए कोई दूसरा रेडी है, वो पढ़ रहा है. ये समझो और पढ़ना शुरू करो. इसलिए पढ़ने का मूड नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, झगड़ा हो गया है, घर पे सिनारियोस थोड़े से अजीब हो गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा लोकेशन चेंज हो गया, पहले मैं पूना में पढ़ रहा था, अभी मैं घर पे पढ़ता हूं, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो रही. एनी सिंपल सिचुएशन अदर देन बिग ऑफ ट्रैक, गो फॉर वाव रिविजन लेक्चर्स. सिंपल वाव रिविजन लेक्चर्स के लिए जाइए, वनडे रिविजन लेक्चर्स के लिए जाइए, देखिए, शुरू हो जाइए. एक बार तुम लेक्चर्स के साथ मेरे साथ अटैच हो गए, आई ब्लेस यू. जिस वक्त तुम इस लेक्चर के अंदर अटैच हो गए, तुमने मेरे को देख लिया, आई गिव यू अ ब्लेसिंग. उस टाइम से तुम ट्रैक पे आना शुरू हो जाओगे. इट विल वर्क, डोंट वरी. द सिचुएशन इज मेड इन दैट वे ओनली. इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोलो हाँ या ना. दूसरा वाला, ये तो हो गया एक, अगर आप क्या होते हो बोले एक बाजू से ऑफ ट्रैक. वेरी इंपॉर्टेंट चीज. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबॉडी हो हाँ या ना. दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस सिचुएशन में आपने कंसिडर करनी है कि सर मैं खुद को मोटिवेटेड कैसे रखूं थ्रू एंड थ्रू स्टडीज के लिए. हाउ आई शॉल कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड. मैं आपको बहुत सिंपल एक दो टेक्निक्स देता हूं, बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल टेक्निक्स है. टेक्निक नंबर 1, क्रिएट योर ओन मोटिवेशनल सॉन्ग प्लेलिस्ट. मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, मैं ग्रुप के ऊपर आपको शेयर कर दूंगा. अगर आपको पसंद आए स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट, आप सेम सेव करो, सुनना शुरू करो. क्रिएट अ मोटिवेशनल सॉन्ग की प्लेलिस्ट एंड आई विल टेल यू दिस वर्क वंडर्स. प्लीज अंडरस्टैंड मी, दिस वर्क वंडर्स. दिन भर मोटिवेशनल सॉन्ग प्ले करो एंड इमेजिन द सिनारियोज. इमेजिन करो. अच्छा, कौन से सिनारियोज इमेजिन करो? बेसिक ना सुनो, शांति. कौन से सिनारियोज इमेजिन करो? द सिनारियोज इन विच यू आर डूइंग प्रॉपर स्मार्ट एंड हार्ड वर्क. वो सिनारियोज मत इमेजिन करो कि मैं इंटर पास हो गया तो मैं क्या करूंगा. नॉर्मली इट हैपेंस दैट व्हेनेवर अ पर्सन सीज अ मोटिवेशनल या लिसन्स टू मोटिवेशनल सॉन्ग, ही इमेजिन्स कि मैं सीए बन गया वगैरह, तब वाले नहीं. यू शुड इमेजिन द सिनारियोज कि तुम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तुम्हारी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है. ये सिनारियोज को तुम एग्जाम करो. तुम कर्म पे फोकस करोगे ना, फल अपने आप आएगा. तुम फल पे फोकस करोगे और सिनारियोज को इमेजिन करोगे, तुमको कर्म डिस्टर्ब रहेगा और कैसे वहां तक पहुंचना है कभी समझ में ही नहीं आएगा. सो ऑलवेज इमेजिन द सिनारियोज कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं. मोटिवेशनल सॉन्ग की प्लेलिस्ट. मैं कभी भी लाइफ में जब ये मैं मेरा मास्टर स्ट्रोक तुमको दे रहा हूं, लाइफ में मैं जब जब गिरा हूं, जो प्लेलिस्ट मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, मैं जब जब गिरा हूं, मैंने सिर्फ हेडफोन लगाया है गाड़ी चलाते वक्त. मेरे पास एक पल्सर 180 सीसी की बाइक थी. डेली मैं प्रेस्टीज पॉइंट के सामने से जब आता था, मेरे कान में मोटिवेशनल सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट चलती थी. और मैंने 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आज के डेट तक, इवन लास्ट ईयर जब सीए फाइनल कॉल हो गया, उस वक्त भी कान में हेडफोन लगा के एवरी सिंगल टाइम आई कम इन फ्रंट ऑफ द प्रेस्टीज पॉइंट, मैं सिर्फ ये इमेजिन करता था कि इस जगह का सबसे अच्छा लॉ का टीचर सिर्फ मैं बनूंगा. ठीक है. और मैंने मेहनत इमेजिन की थी. मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं एंजॉय किस तरीके से करूंगा जब मैं फर्स्ट बनूंगा. ठीक है. वो एंजॉयमेंट आपको इमेजिन नहीं करना है, आपको ये इमेजिन करना है आपकी मेहनत क्या है, आप किस तरीके से मेहनत करने वाले हो, एंड यू विल सी इट विल वर्क मार्वलसली फॉर यू. मोटिवेशनल सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट, इमेजिन मोटिवेशनल सीन्स. डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशंस अदर देन दिस. ट्राई करो कि इन द केस ऑफ वेरी बैड सिचुएशन स्टे पीसफुल. अगर कोई बैड सिचुएशन आता है तो शांत रहने की कोशिश करो. डिस्टर्ब होंगे, कंफर्म होंगे,
बैलेंस करने की कोशिश करो। वंस यू आर इन बैलेंस यू कैन हाइप, इफ यू आर नॉट इन बैलेंस प्रॉब्लम हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार ये सुनो। तो ये सिनारियो को तुमने याद रखना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट सिनारियोज, ऑफ ट्रैक हो रहे हो और मोटिवेटेड अगर आपको रहना है तो। सर इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज, अगर आपको कंसिस्टेंट मोटिवेटेड रहना है तो एक मास्टर स्ट्रोक बोलता हूं। मोटिवेशन 2 चीजों से आ सकता है, इंस्पिरेशन या डर। 2 चीजों से मोटिवेशन आता है, एक इंस्पिरेशन नहीं तो डर। ये वाले 100 पॉइंट्स है, ये इंस्पिरेशन है। डर वाली एक चीज बोल दूं, गिव अ टेस्ट सीरीज। ना ना ना, तुम इसको अंडर एस्टिमेट ना करना। मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उस सेंटेंस को अगर समझ सकते हो तो अभी समझो और जहन में बिठा लो और रगों में उतार लो। टेस्ट सीरीज ये वो अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। टेस्ट सीरीज ये वो अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। जिसको ये समझ में आया वो चुपचाप टेस्ट सीरीज देगा। और आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं खुद को इंस्पायर्ड रखूंगा तो पढ़ाई हो जाएगी, नहीं। याद रखना, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी को मानते हो यू आर बाउंड टू बिलीव इन द नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो। अगर आप भगवान को मानते हो तो तुम राक्षस को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान उसी एनर्जी का पॉजिटिव पार्ट है, राक्षस उसी एनर्जी का नेगेटिव पार्ट है। सो अगर आप इंस्पिरेशन को मानते हो तो आपको डर को मानना पड़ेगा। इंस्पिरेशन भी रखो, डर भी रखो, दोनों हथियार साथ में चाहिए। आप हमेशा देखना भगवान की मूर्त में दोनों हाथों में हथियार रहते ही है। एक मोटिवेशनल होता है और एक मारने वाला होता है। सो अगर आप ये दोनों साथ साथ में चलाते जाओगे यू विल बी विद इन द बैरियर, जो बैरियर सक्सेस की तरफ ही जाता है। सो गिव अ टेस्ट सीरीज। मोटिवेशन के लिए टेस्ट सीरीज देना मस्ट है। जो बंदा, अभी मैंने बोला था, मैंने जब क्लास नवंबर 23 की खत्म की, सेम लेक्चर मैंने उनको दिया है। उनमें से जितने लोगों ने टेस्ट सीरीज दिया, एक लड़की बोलता हूं, नाम नहीं लूंगा, टेस्ट सीरीज दिया 75+ मार्क टेस्ट सीरीज में, एग्जाम के एन मौके पे पूरी बीमार पड़ गई कि हॉस्पिटल में एडमिट। 1 महीना पहले टेस्ट सीरीज दी 75 मार्क्स, एग्जाम के इन मौके पहले पे पूरी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। ठीक है, पर सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस इतना बन गया था कि जाके सिर्फ एग्जाम दे के आई और उसके बाद में मेरे को बोला सर आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग 70+। उसके लिए दोनों चीजें काम की, उसके लिए डर भी काम करा एंड इंस्पिरेशन भी। और एक बात याद रखना, ये टेस्ट सीरीज अभी के लिए डर है, ये टेस्ट सीरीज अभी के लिए क्या है? डर। एक बार आप इसको पास कर दोगे यही आपका इंस्पिरेशन भी बनेगा। ये चीज को आपने याद रखना। ये है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। इसको छोड़ के मेरे पास सच में कुछ नहीं है। दिस इज वॉट आई हैव एट लास्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार ये सुनो। तो आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। कल का लेक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कल के लेक्चर में पेपर को कैसे ऑप्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार ऑप्ट करना है ये हम डिस्कस करेंगे। तो कल का लेक्चर, सिर्फ कल का लेक्चर भी अगर आप बहुत प्यार से देखो तो 4 से 5 मार्क का इजाफा सिर्फ क्वेश्चन ऑप्टिंग की वजह से आपके मार्क्स में हो सकता है। तो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड डे, गॉड ब्लेस। अच्छा, होमवर्क मैं होमवर्क ग्रुप के ऊपर डालूंगा, करके आना, ठीक है? आज के लिए काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।